सुप्रिया ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए थे, जिस कारण उसके बाल काफी लंबे थे। सब उसे कॉलेज में लंबे बालों वाली लड़की कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक रोज जब सुप्रिया अपने लंबे बाल खोलकर कॉलेज जाती है तो कॉलेज के लड़के गाना गाते हुए उसे छेड़ने लगते हैं। काली नागिन के जैसी जुल्फे तेरी काली काली, सागर को मोती और सूरज को तू देती है लाली। अपने बालों की तारीफ सुनकर सुप्रिया इतराते हुए चली जाती है। ऐसे ही उसके कॉलेज के 3 साल पूरे हो जाते हैं। अब उसकी माँ उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज वो अपनी माँ के साथ एक शादी में जाती है जहाँ अंकित नाम का एक लड़का उसको पसंद कर लेता है। अंकित की माँ को भी सुप्रिया अपने लंबे खूबसूरत बालों की वजह से पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर सुप्रिया के घर जाती है जहाँ देखने दिखाने की रस्में होती हैं और फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी पक्की हो जाती है। सुन बेटी, लंबे बाल दिखने में सुंदर लगते हैं और सबको देखने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इन बालों का ख्याल रखने की बात आएगी ना तो कोई भी तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ब्याह कर ससुराल चली जाएगी, फिर कौन ध्यान रखेगा तेरे बालों का। इसलिए मैं तो कहती हूँ तू इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात करती हो माँ, आप मेरे साथ साथ मेरे बालों पर भी इतनी मेहनत करती हो। अब चाहे जो भी हो जाए, अब तो मैं अपने बाल बिल्कुल भी नहीं कटवा सकती और आप वजह भी अच्छे से जानती हो। हाँ जानती हूँ, जमाई बाबू को तेरे लंबे बाल बड़े पसंद हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सुप्रिया की शादी अंकित से हो जाती है। सुप्रिया जैसे ही गृह प्रवेश कर घर आती है तो सभी रिश्तेदार उसके लंबे बालों की खूब तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि उसका पति अंकित भी सुहागरात पर उसके बालों की तारीफ करते हुए कहता है, वाह यार सुप्रिया, क्या बाल है, इससे तुम्हारी मेहनत काफी साफ दिखती है। तो क्या तुम भी मेहनत करने के लिए तैयार हो? सुहागरात वाले दिन भला कौन मेहनत नहीं करना चाहेगा। अरे मेरे बालों के ऊपर मेहनत करने की बात कर रही हो। ओह अच्छा, हाँ मैडम, जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा। अपने पति की बात सुन सुप्रिया हंसने लगती है। वाह गायत्री, तेरी नई बहू के लंबे बाल तो बड़े ही अच्छे हैं। हाँ गायत्री, इसके ये सुंदर बाल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। सबके मुंह से अपनी बहू के लंबे बालों की तारीफ सुनकर गायत्री बड़ी खुश होती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अंकित, आज ना मुझे बाल धोने हैं और इतने लंबे बाल मैं अकेले नहीं धो पाऊंगी, इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन मुझे अभी ऑफिस जाने में देरी हो रही है। ऐसा करो, तुम आज रहने दो और कल अपने बाल धो लेना, मैं तुम्हारी कल मदद कर दूंगा। चलो बाय बाय। ये कहकर अंकित ऑफिस चला जाता है। ये लो, ये तो गए, अब किससे कहूँ? हाँ, सासू माँ। फिर सुप्रिया अपनी शैम्पू की बोतल लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। अरे बावली हो गई है क्या जो मैं तेरे बाल धोऊंगी? अरे जब इतने लंबे बाल संभाल नहीं सकती तो इतने बड़े किए ही क्यों? ये कहकर उसकी सास भी वहाँ से चली जाती है। माँ बिल्कुल ठीक कहती थी, तारीफ तो सब करेंगे लेकिन मेहनत कोई नहीं करेगा। अब सुप्रिया खुद ही बाल धोने बाथरूम में चली जाती है। उसे बाथरूम में पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं। फिर उसकी सास बाथरूम का दरवाजा बजाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, अंदर ही घर बसाने का इरादा है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, भूख के मारे मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। माँ जी, अभी बाल ठीक से धुले नहीं। अरे तो क्या अब तेरे बालों के पीछे हम भूखे ही मर जाएं? सास की आवाज सुनकर सुप्रिया घबराते हुए जल्दी से बाहर आ जाती है। हाय नास पीटी, तूने अंदर इतने घंटे लगा दिए फिर भी ठीक से बाल धोकर नहीं आई, और देख सारा पानी इनसे कैसे बह रहा है। अब सारे घर में पानी पानी कर देगी क्या? कहीं मुझे ही मत गिरा दियो इसमें। माफ करना माँ जी, वो आज तक कभी अकेले में इतने लंबे बाल धोए नहीं ना, हमेशा माँ ही मदद करती थी, इसलिए आज टाइम लग गया। सुप्रिया जल्दी से कपड़े बदलकर खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जब अगली बार बाल धोने की बात आती है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी क्या मैं आधे दिन के लिए अपने घर जाऊँ? वो क्या है ना, आज बाल धोने हैं तो माँ हेल्प कर देगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, बेकार में तेरी माँ 2 बातें सुनाएगी कि हमसे इतना भी नहीं होता। अब जैसे तैसे फिर से सुप्रिया अपने बाल धोती है, लेकिन इन सब में उसे काफी समय लग जाता है। ना तो वो ठीक से बाल धो पाती है और ना ही अपने बालों में तेल लगाकर उनका अच्छे से ध्यान रख पाती है, जिससे उसके बाल भी झड़ते हुए सारे घर में गिरने लगते हैं। हे भगवान, अब ये नई बहू खाने के साथ साथ हमें बाल भी खिलाएगी। छी 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 छी। ये सुनकर सुप्रिया को बड़ा बुरा लगता है, साथ ही उससे अपने बालों की ऐसी हालत भी देखी नहीं जाती। फिर एक रोज, ओफो, क्या अब अपनी इन जुल्फों में उलझाकर मारने का इरादा है? जब देखो मैडम के बाल सारे घर में पड़े रहते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं लेती इन नासपीटों को? ये सुनकर सुप्रिया की आंखें नम हो जाती हैं। कैसी बातें करती हो माँ? घर का और हम सबका ख्याल रखने के चक्कर में वो बेचारी अपने बालों का ध्यान नहीं दे पा रही और तुम उसे बातें सुना रही हो। एक दिन वो जानकी के पास जाकर उसकी देखभाल के लिए कई तरह के घरेलू नुस्खे पता करता है और अब उसके बालों की वैसे ही देखभाल करता। ये देख गायत्री कहती है, अरे अपनी पत्नी के बालों की सेवा में तो दिन रात ऐसे लगा रहता है जैसे इसमें से कोई खजाना निकलने वाला है। अच्छे से देखभाल करता है जिससे उसके बाल पूरी तरह से फिर से ठीक हो जाते हैं।
तुमने मेरे बालों को पूरी तरह से ठीक कर दिया अंकित, थैंक यू। अभी तो मैंने सिर्फ आधा काम ही किया है, आधा काम तो अभी बाकी है। अपनी माँ को बहू की वैल्यू समझाना। अपनी माँ को अपनी बहू की कीमत समझाने के लिए एक रोज अंकित अपनी माँ की सहेलियों को घर पर बुला लेता है और जानबूझकर अपनी पत्नी सुप्रिया को बाहर बुलाता है। सुप्रिया के इतने सुंदर बाल देखकर सभी बहू की तारीफ करने लगती हैं। अरे वाह गायत्री, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर हैं। आज से पहले हमारा ध्यान इस पर गया ही नहीं। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए कभी अपने मन में कोई गलत विचार मत आने देना। तुम इस घर की लक्ष्मी बनना। अरे लक्ष्मी किस बात की, घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं बालों पर खर्च कर देती है। ये बात सुनकर अंकित सुप्रिया के हाथों में चुपके से पैसे थमाता है और उसे इशारा करते हुए अपनी माँ के पास जाने को कहता है। सुप्रिया वो पैसे ले जाकर अपनी सास के हाथों में दे आती है। ये देखो, अब मुझे सबके सामने नीचे दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ये पैसे तो बल्कि मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये इन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप दिन रात बस कोसती रहती थी। अरे साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? वो माँ जी, बात ये है कि शादी से पहले ही मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती थी, लेकिन शादी के बाद मैं इनएक्टिव हो गई थी और अपने चैनल पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। फिर जब मेरे बाल खराब हुए थे तो मैं और ये माँ के पास इसको ठीक करने का उपाय खोजने गए। तब आइडिया आया कि बालों के हालात सुधारने के साथ साथ अगर हम इसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालें तो। और इसके इस आइडिया से इसकी वीडियो हिट हो गई, इसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े, वीडियो भी मिलियंस में चली गई, जिससे इसे कमाई हुई और इसने वो पैसे आपको देने की सोची। गायत्री, तेरी बहू की शक्ल और बाल दिखने में जितने सुंदर है उतनी अच्छी इसकी बुद्धि भी है। देख तो, घर पर बैठे बैठे ही अच्छे खासे पैसे कमा रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हो बीना, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, कम से कम उसकी कदर करना सीखो। अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को आज के बाद कभी नहीं सुनाती। राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना है, तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो, गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी, वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया, गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती है और मुझे सुनाने लगती है। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती।
माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है। फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गई जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी। मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।